सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगस्त से कनेक्ट होंगी और आज के टाइम पे वो एनालिसिस में आ रहा है। द हिंदू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, एडिटोरियल में कहीं ना कहीं उस चीजों को डाल रहा है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आईलेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसकी नोटिफिकेशंस पहले आ गई थी। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, सर पेपर कब बन गया होगा। अरे फोन करके पूछते हैं किसी दिन कि सर पेपर कब बना दियो, तो बता दो वैसे बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। क्या मतलब है तुम्हें पेपर कब कैसे बनेगा? यू आर हियर टू गिव योर एग्जामिनेशंस ना। तो दिसंबर में एग्जाम है तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक एकदम परफेक्ट रखो अपना जीके। दैट्स इट, काम खत्म, इसके बाद कोई बहस नहीं। एंड बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस है जो पहले आ गई होती हैं, अभी वापस से न्यूज में चल रहा है। जैसे इलेक्शन कमिश्नर की बात ले लें तो इलेक्शन कमीशन क्या लगता है आज न्यूज में आई है। इलेक्शन कमीशन बहुत पुरानी चीज है भाई, बहुत पुरानी चीज है ये, 1950 की चीज है। तो वो पूछ सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। बाई पोल्स, ये सब स्टैटिक चीजें हैं जो स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाती है कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं आज के द हिंदू में ऐसा क्या खास है और क्या क्या चीजें हैं जो आप पहले से लिंक कर पाएंगे। और सैंपल पेपर क्लैट ने डाला है इन क्वेश्चंस को। इट इज माय रिकमेंडेशन टू गो विद दीज टॉपिक्स अ लॉट, क्योंकि ये टॉपिक कंफ्यूज करेंगे और क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर इनसे आ रहा है तो। कोई तुक्का काम नहीं आएगा। फिर कहोगे सर जीके में निगेटिव हो रहा है। जीके में कहां से निगेटिव हो सकता है यार, ये तो आता है, ये नहीं आता है, काम खत्म। एक आध दो होते हैं, चलो वो मान सकते हैं। एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2022, ये पीआईबी से उठाया गया एक एक्सरसाइज है जनरल। तो देखेंगे क्या एक्सरसाइज है, क्या क्या इसके बारे में है। रशियाज न्यूक्लियर आइसबर्ग्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक, ये टॉपिक आपको अगस्त में भी आया था। एंड व्हेन आई डिड द मैराथन ऑफ अगस्त, मैंने आर्कटिक, इंडिया आर्कटिक टॉपिक भी डाला था। इंडिया अंटार्कटिक एक्ट, इंडिया आर्कटिक एक्ट, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था और इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल और ले जाएंगे, ठीक है। नाउ इट्स कम टू द एल नीनो एंड ला नीना। बहरहाल ये टॉपिक मैंने कल भी करवाया था, बट आई वाज थिंकिंग कि हाँ डाउट क्रिएट हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। तो थोड़ा और ओपन करेंगे इस टॉपिक को एंड ट्राई करेंगे कि इसको आज वाइंड अप कर ही दे। एंड अब भी कोई डाउट रहता है तो बताना, और कोई डाउट नहीं, क्लियर हो गए हैं टॉपिक सारे तो वो भी बताना। एंड दिस टॉपिक माय फ्रेंड इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स के लिंकेजेस है, तो उसका एक माइंड मैप भी आई विल गिव यू, ठीक है। और पहले बहुत बार माइंड मैप दिया है, जिनको भी दिया उनको याद होगा कि सर क्या माइंड मैप देने वाले हो आप, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। फर्स्ट है एक्सरसाइज नसीम अल बहर 2022। पहले इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंड, ये आईएनएस बहुत न्यूज में, आईएनएस अच्छे से पढ़ना, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, जो इंडियन नेवी का इंडिजीनियसली बिल्ट है। मोदी जी ने इनॉग्रेट भी किया था और जब इनॉग्रेट किया तो नेवी फ्लैग का इंसिग्निया भी चेंज किया। तो इन सब चीजों को एक साथ सिंक करके देखना है। ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये आईएनएस सुमित्रा एंड मरीन टाइम पेट्रोल आर्टिफैक्ट एयरक्राफ्ट ड्रोइनर participated in the 13th edition of the Indian Navy Royal Navy of Oman bilateral exercise Naseem Al Bahr Sea Breeze, right? अब सर ये क्या था एग्जैक्टली, क्या बोल के चले गए? तो देखो इतनी सारी जो ऊपर मैंने नाम ली, सुमित्रा एंड दिस त्रिकंड एंड दिस पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोर्नियर, ठीक है, ये लोग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये 13th एक्सरसाइज होने वाली है नेवी गाइडेड मिसाइल्स की, ये नेवी एक्सरसाइज है बेसिकली। तो ये किसके बीच है? इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच में। एक्सरसाइज नसीम अल बहर इनिशिएटेड इन 1993 में इनिशिएट हुआ था। सिंबलाइज करता है कि इंडिया और ओमान के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं। भाई अच्छे तो होंगे, 1993, तुम खुद से मैथ्स लगा लो, 2022 और इधर 1993, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स का रिलेशन है भाई, मजाक नहीं है। एंड दिस ईयर मार्क्स 30 ईयर ऑफ INRNO बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईलेट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ये 30th एनिवर्सरी मनाई गई है इसकी, ये किस चीज की है। क्लैट तो हमें पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देगा, ठीक है। ओमान इज द फर्स्ट कंट्री इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल व्हिच हैज बीन कंडक्टिंग बायलैटरल एक्सरसाइजेज विद इंडिया जॉइंटली। अब देखो यहाँ पर एक टॉपिक है, दैट इज द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 2-3 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। अभी तो एक्सरसाइजेस क्लियर होंगे आई गेस। यहाँ पे एक, यहाँ पर जो टॉपिक इन्होंने डाला है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि सर क्या है, तो वो दुख दूर हो जाता है साथ साथ चलते चलते, है ना। चलिए तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज
अब एक्सरसाइज में पहले देख लेते हैं, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको आपको इस बार पढ़ना है। दैट इज द सिम्बिक्स, तो मेजरली मेजर एक्सरसाइज है, वैसे तो हुए बहुत है। मलाबार, फिर इंडिया यूएस हुआ है आपको यूके में, दैट इज उत्तराखंड, ये यूनाइटेड किंगडम में नहीं होगा, उत्तराखंड में हुआ है। नाउ इसके अंदर एक की पॉइंट आता है, दैट इज द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जीसीसी, ठीक है। जीसीसी इज द सिंबलाइजेस द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। अब बात करते हैं सर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कब बना, क्या है, नहीं है, तो सबके बारे में जानेंगे। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल आपका स्टैब्लिशमेंट आता है 1981 में। 1981 में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल स्टार्ट हुआ। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में जितने भी मेंबर्स हैं, प्लीज याद रखना है मेंबर्स। अब इसके बाद आई गिव यू सम नेम ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, जिसमें इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे, तो एक रिकैप कर लेना साथ साथ दोनों का, ये नहीं कि एक पढ़े तो दूसरा भूल गए। इसके अंदर है आपको बहरीन, कुवैत, ये बेसिक भी है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वही होंगे। ओमान, जिसके साथ अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया या कर रहे हैं, एंड कतर। ये कतर का तो सिंगल नेम वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा है ना, कि सर कतर तो भाई सिंगल नेम वालों को अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। कतर एंड सऊदी अरेबिया, ये अरेबिया है, अफ्रीका मत समझना इसको, एंड दिस इज द यूएई, ठीक है। और इसका जीसीसी का जो सेक्रेटरीट है, इट इज इन रियाद, ठीक है, रियाद। जीसीसी का सेक्रेटरीट रियाद, फॉर्म हुआ 1981 में। इसके कितने मेंबर्स हैं यहां पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो गल्फ कंट्रीज का क्वेश्चन आएगा कि गल्फ कंट्रीज के कितने कंट्रीज हैं इसमें। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में सर 6 कंट्रीज हैं। इसमें एक ओमान के साथ हमारा एक एक्सरसाइज भी हो रहा है, एंड विच इज द नेवी एक्सरसाइज। और ये कौन से कंट्रीज हैं रेस्ट, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। तो क्वेश्चन आपसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में फ्रेम होगा कि एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर एक कंट्री है जिसके साथ हमारे 30 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुए हैं, नेम द कंट्री, दैट इज द ओमान। बेसिक क्वेश्चन, बस थोड़ा चीजों को घुमाया है वहां पे, और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये फॉर्मेशन ईयर याद कर लो, ऑर्गेनाइजेशन याद कर लो, कब फॉर्म हुआ था, बस अगर इतना ही कर लोगे तो अभी अभी के एग्जाम के लिए सफिशियंट रहेगा यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि इसके आगे कुछ ये जाने वाला है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के रिगार्डिंग, फिर भी देख लेते हैं। एंड यस, इतना सफिशियंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में फॉर योर क्लैट, आईलेट एग्जामिनेशन या सिम्बी जो भी दोगे उसके लिए इतना एटलीस्ट कर लेना। अब आते हैं कुछ कुछ और कॉपरेशंस के बारे में। इस साल जो कॉपरेशंस न्यूज में रहे हैं, या फिर कह लो और सिंपल फॉर्म, जो कि ग्रुप्स इस बार न्यूज में रहे। तो ग्रुप्स इन न्यूज कौन कौन से हैं, ग्रुप्स इन न्यूज कौन कौन से हैं सर, तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा था G20, सेकंड था हमारा SCO, दैट इज द शंघाई कॉर्पोरेशन, ये तो बहुत तेजी से न्यूज में था, जिसमें आपके शी जिनपिंग साहब ने कहा था दैट इज द कलर रिवॉल्यूशन। कलर रिवॉल्यूशन की बात की थी, जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है एक बार 19 सितंबर का वीडियो देख लेना, पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा SCO का, राइट। थर्ड है हमारे पास ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके साथ एक और बनता है आपका ओपेक प्लस। अब जो कंट्री पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नहीं करती हैं वो ओपेक प्लस में आ जाएंगी, फिर भी मेंबर हैं, और ओपेक हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, G20, SCO। फोर्थ इज अभी रिसेंटली कोप भी हुआ था, जिसमें भी बहुत सारे मेंबर्स हैं EU वगैरह के, राइट। एंड इसके बाद जब इतना कर लो तो एक चीज देख लेना, दैट इज द फिफ्थ अबाउट द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये हुआ था आपको व्लादिवोस्तोक, रशिया में, है ना। उसके बाद सिक्स देखना, जब इतने ऑर्गेनाइजेशंस भी कर लो फिर भी मन हो कुछ और करने का, तो एक बार G7 देख लेना, दैट इज एनफ एज ऑफ नाउ, ठीक है। इतने ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके अगस्त के बाद से मतलब तेजी से जो न्यूज में थे वो है। अगर थोड़ा सा और कहोगे कि सर एक्सपेंड कर दीजिए इसको, तो एक कंट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिक, और बेसिक न्यूज में था कोप के कारण। बेसिक में आपके 4 ही कंट्रीज हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये बेसिक कंट्रीज हो गए। और उसके बाद 8th में आ जाएगा आपका ब्रिक्स,
और ब्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन वी वर डीलिंग विद द जून जुलाई मैराथन, राइट। ज्यादा मन हो तो एक बार आशियान रिवाइज कर लेना बस, क्योंकि अभी जो टाइम है, अब जो टाइम है आपके पास बहुत क्रूशियल टाइम है। जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो, अब रिवाइज करो, आज से लिंक करो, सीए को स्ट्रॉन्ग करो। सीए स्ट्रॉन्ग करोगे तो आई गेस कि आराम से, बहुत ही प्रेम से 15-20 तक तो इजीली पहुंच जाओगे अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है। इन टॉपिक्स को भी रिवाइज करोगे तो देख लेना किसी ना किसी मॉक में अगर तुमने दिया होगा, अगर कोई मॉक टेस्ट ले रखी होगी या नहीं ले रखी हुई, क्लैट का सैंपल पेपर दिया होगा, पास्ट ईयर दिया होगा, तो इसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस घूमते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जीसीसी करना है, कॉन्टेक्स्ट पता चल गया, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ओमान की एक्सरसाइज हो रही है। कंक्लूड करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस देखने वाली है, सिम्बेक्स, मलाबार, इंडिया यूएस। इसमें एक और एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने कल देखी थी, विच इज द गरुड़, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ ग्रुप्स हैं, G20, SCO, ओपेक, ओपेक प्लस, कोप 27। कोप 27 किससे रिलेटेड है? UNFCCC, ठीक है। ये कॉपरेशन ऑफ पार्टीज 27, जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई। जिस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि सर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स को बेसिक कंट्रीज ने बना किया, और प्रपोज किसने किया था? यूरोपियन यूनियन ने। फिर उसके बाद आते हैं EEF, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये रशिया फार ईस्ट, इसमें आता है। ये व्लादिवोस्तोक रशिया में हुआ था, मोदी जी ने इसको वर्चुअली ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, रशिया हटा दो, रशिया जोड़ दो, 8 हो जाएगा, हटा दो 7 हो जाएगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स क्यों न्यूज में था जून जुलाई में? ये ब्रिक्स और आसियान का बहुत चल रहा है अभी कि सर ये फंक्शन में ठीक से नहीं है, ये वो 10 तरह की चीजें हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है। फिर उसके बाद आसियान नेशंस, तो आसियान पढ़ लेना बस। इसके बाद कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं पड़ता है व्हेन इट कम्स टू द ग्रुप्स। दो अगर कुछ छूट रहा होगा तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस ग्रुप वाले चीज में, कि अभी तक इतना देख लिया हम लोगों ने कि हाँ सर ये कितने कंट्रीज हैं टोटल, माय बैड। तो अभी तक ये सारे कंट्रीज को देख लिया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और ये एक्सरसाइज नसीम अल बहर जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज। Both countries already have memorandum of understanding, including a defense cooperation between coast guards to prevent the crime at sea, on maritime issues, and protocol between their respective air forces on flight safety information exchange। तो ये तो चलिए डिप्लोमेटिक बात हो गई। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने वाला है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट, एंड दैट इज द टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल रीजन। इन सब चीजों को लिंक करिएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसमें आपको 200 नॉटिकल माइल्स जहां तक कोस्ट गार्ड रहते हैं, एंड उसके बाद नेवी फोर्सेस काम आती हैं, है ना। 200 नॉटिकल माइल्स ही तो बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मैराथन आल्सो। तो अगर आपने मैराथन अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो आई सजेस्ट कि प्लीज रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हो, मिस कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रशियाज न्यूक्लियर आइस ब्रेक एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक। पहले हो क्या रहा है, पहले माहौल बनाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का। एज पर नाउ कि रशिया क्या कह रहा है कि आर्कटिक में मिलिटराइजेशन करेंगे और उसमें मतलब हम स्ट्रैटेजिक रीजन्स बनाएंगे। तो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, सर रशिया आर्कटिक में मिलिटराइजेशन ये कैसे पॉसिबल है? वहां तो बर्फ है, पूरा पूरा जमा पड़ा है रीजन, सर क्या मजाक कर रहे हो? कोल्ड रीजन है, कोल्ड डेजर्ट, इसे व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है कभी कभी। तो माय फ्रेंड एक बार अगर तुमने कोप 27 फॉलो किया होगा, तो कोप 27 के टाइम पे क्या हो रहा था एनवायरनमेंट के बारे में? एनवायरनमेंट डिप्लीशन, पेरिस एग्रीमेंट जो बोलता है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे करो, क्यों कहता है? बिकॉज ऑफ अ फैक्टर विच इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। एक फैक्टर है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितना भी आइस है, वो आइसबर्ग्स है, जो आइस है वो क्या होगा? मेल्टिंग शुरू होगी उसकी, ठीक है। मेल्टिंग शुरू होगा तो वहां पर प्लेन लैंड्स उभर के आएंगे। अब प्लेन लैंड्स आएंगे तो प्लेन लैंड आने के बाद उस रीजन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? स्ट्रैटेजिक रीजन के तौर पे। एंड आई विल शो यू कि कैसे ये जो आर्कटिक रीजन है उस पे अगर बात करो तो वो रशिया के बहुत पास है। रशिया, चाइना, ये डायरेक्टली मतलब ट्रेड कर पाएंगे ऊपर साइड से, इनका जो रूट है ना वो बच जाएगा। तो पहले मैप देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इस थियरी में आएंगे।
एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है रशिया, फिर आर्कटिक काउंसिल भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, तो सबको एक एक करके देखेंगे। ये देखो, ये है आर्कटिक रीजन, पूरा आर्कटिक ओशन है ये, ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्कटिक रीजन, इस पूरे रीजन को, है ना। इसके ऊपर क्या है, रशिया, पास में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, इधर ग्रीनलैंड, अब इधर कनाडा, ठीक है, इधर अलास्का, यूएस, ये सब पोर्शंस आ जाते हैं। तो सर इसमें मतलब क्या क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों चाह रहे हैं इसमें जाना, वैसे भी, और फिर चलो पिघल भी गया, क्यों जाना चाहेंगे। अरे ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल, नेचुरल गैस, और ये जो रीजन है ना ग्रीनलैंड, ये तो हब है इन सब चीजों का, यहाँ से तो आसानी से एक्सट्रैक्ट होगा, बहुत एक्सट्रैक्ट होगा, राइट। तो इसलिए ये चाह रहा है रशिया कि भाई झंडे गाड़ो यहाँ पे, ये रीजन अपना बनाओ, मिलिटराइजेशन करो इस रीजन पे, क्योंकि अगर उसके बाद करोगे तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि मेरा रीजन तो मेरा रीजन, इससे अच्छा पहले ही झंडे गाड़ो। आई होप कि ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फैक्ट्स पे, अब चीजें समझना बहुत ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों के लिए। नवंबर 22 को क्या हुआ, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन virtually presided over the launch and flag raising ceremony of 2 nuclear powered icebreaks at St. Petersburg and said such icebreaks were of strategic importance। इन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे आइसबर्ग तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कैसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एक तो जियोपॉलिटिकल, अब मैप जब देखा होगा तो साइड में अलास्का देखा था, अलास्का यूएस मतलब नेटो, और रशिया की तो वैसे भी नहीं बनती उनसे, जियोपॉलिटिकल रीजंस प्लस नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज में सब कुछ ले लेना, जैसे ऑयल, गैस एंड सो ऑन सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसके आगे बात करोगे तो फिर ट्रेड डेवलप करोगे, ट्रेड रूट्स आसानी से आप फॉर्म कर पाओगे, रिवर्स फ्लो करेंगी, तो जैसे आज का हमारा लैंड है वैसे ही वो भी हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो उन्होंने कहा भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको यूज करते हैं। As climate change opens up the Arctic, give access to the new route and resources, there is a race by adjoining countries to build up their militaries and Russia has clear lead over them। बाकी सब पीछे रहेगी, रशिया ने तो अभी से ही स्टार्ट कर दिया भाई, आने वाले मान लो 30 साल में वो डेवलप होगा, तो भाई मेरा ही है, 30 साल से आई एम हियर, मेरा झंडा वहां पे है, तो तुम कैसे आ जाओगे। रीजंस पता चल गए, कौन कर रहा है, रीजन देख लिया, आसपास के कंट्रीज देख लिया, अब चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी, अब अप्लाई कर पाओगे आर्कटिक काउंसिल, इंडिया का क्या पोजीशन है और हर एक चीज। 173.3 मीटर लॉन्ग Yakutia with a displacement of up to 33,540 tons was launched into water and can break together the meters of ice। The flag was raised on the another vessel, ये एक वेसल का नाम और है उरल, which is expected to become operational in December, while Yakutia will join service by the end of 24, Mr. Putin said। तो दो वेसल के नाम याद रखना, that is the Ural and Yakutia। अब देखो ये 2024 में होगा, तो 2024 क्लैट वालों के लिए भी है क्वेश्चन, ये उस टाइम होगा फिर से न्यूज में आ जाएगी। ये सब चीजें न्यूज में नहीं जाती कभी भी, रशिया यूक्रेन रहेगा ही रहेगा, इंडिया रहेगा ही रहेगा, आर्कटिक रहेगा, आर्कटिक पिघलेगा, नई बातें आएंगी, तो पुरानी बातों को भूला नहीं जाता, राइट। इफ ओल्ड इज गोल्ड तो न्यू भी प्लेटिनम है, ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। तो अभी के लिए क्या क्वेश्चन हो गया, दो वेसल है उरल एंड यकुतिया। देयर आर 2 ऑलरेडी सिमिलर वेसल विच इज इन सर्विस, अभी सर्विस में कितने हैं, दो, फर्स्ट इज सिबिर एंड अर्कितिका, अर्कितिका, आर्कतिका एंड सिबिर, ये दो हो गए, और इधर उरल एंड यकुतिया। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आर्कटिक सर्कल के बारे में और आर्कटिक काउंसिल को फोकस करेंगे। आर्कटिक सर्कल तो देख लिया होगा अभी, जस्ट इमेज में देखा, लास्ट में एक बार और घूम लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, है ना। बस वो 4 वेसल्स के नाम याद रखना। इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो बात हम लोग हमेशा से करते आए हैं, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है हमारे। इंडिया होल्ड्स वन ऑफ द 13 पोजीशंस एज द ऑब्जर्वर इन आर्कटिक काउंसिल, अभी हमारा पोजीशन ऑब्जर्वर का है वहां पर, और एक हमारा ऑब्जर्वर भी है, तो आई विल टेल यू द नेम। द आर्कटिक काउंसिल इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी दैट प्रमोट्स रिसर्च एंड फैसिलिटेट्स कॉपरेशन, अभी देखो किस चीज के लिए, रिसर्च, facilitate cooperation among the Arctic countries on issues related to the environmental protection and sustainable development of the Arctic region। अभी का जो प्रोसेस है, अगर अभी देखें
तो अभी क्या बातें हो रही है, बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी इन आर्कटिक रीजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, ये सब। रशिया क्या कर रहा है, मिलिटराइजेशन। तो इसमें एक बातें पढ़नी होगी कि भाई आर्कटिक रीजन में कौन कौन से कंट्रीज है, आर्कटिक काउंसिल क्या है, सबको देखते हैं। आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, अभी जस्ट देखा था। दीज इंक्लूड साइंटिफिक रिसर्च, पीसफुल एंड सस्टेनेबल, और ये सब चीजें करनी है। काउंसिल कब स्टार्ट हुई थी, 8 आर्कटिक स्टेट्स। पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सर कितने आर्कटिक स्टेट्स हैं, सर 8 हैं टोटल आर्कटिक स्टेट्स। तो और कैसे फॉर्म हुए थे, बाय ए डिक्लेरेशन नोन एज ओटावा डिक्लेरेशन। आर्कटिक काउंसिल कैसे फॉर्म हुआ था, ओटावा डिक्लेरेशन से इन 1996। तो ये बन गया ना 3 क्वेश्चन लगातार आर्कटिक काउंसिल से। क्वेश्चन रशिया के ऊपर था, पैराग्राफ रशिया के ऊपर आएगा और क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे। बोलोगे सर ये क्या चीज आ गई भाई, ठीक है, फिर बोलोगे अरे मैं तो थक गए। 8 आर्कटिक स्टेट्स हैं बाय ए डिक्लेरेशन नोन एज ओटावा डिक्लेरेशन इन द ईयर 1996, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, कौन से आर्कटिक कंट्रीज हैं, अरे अभी तो इमेज देखा है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस, है ना, वो अलास्का वाला रीजन देखा था। कंसेंसस बिटवीन द 8 मेंबर्स एंड इन कंसल्टेशन। Besides these, 6 organizations representing the indigenous people, मतलब भाई साहब वो वहीं के हैं, of the Arctic region is granted the status of permanent participants। अब सर ये कैसे पता चलेगा कौन से हैं 6, कैसे नहीं पता चलेगा, देखो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो रीजन ही उसका है ना, डेनमार्क वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसमें और क्या क्या था, ये तो देख लिया, पीसफुल। ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इसके इंडिजीनियस मेंबर्स हैं। ऑल डिसीजन मेकिंग हैपन थ्रू द परमानेंट पार्टिसिपेशन। तो एक क्वेश्चन बन जाता है ना कि सर टोटल 8 रीजन्स हैं, 6 आर परमानेंट एंड 2 आर नॉन इंडिजीनियस। इंडिया हैड बीन गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2013। 2013 में हमें ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल गया अलोंग विद 5 अदर कंट्रीज, विच इज ये हमारे चाइना, इटली, जापान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, ठीक है। इंडिया along with 12 other countries now has the observer status। तो कितने कंट्रीज हैं टोटल ऑब्जर्वर पे, 12 along with 12 other countries, राइट। तो 13 ऑब्जर्वर स्टेटस हो गए, 12 और एक इंडिया। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में किस चीज का बैकग्राउंड है सर, ये आर्कटिक काउंसिल का, नहीं, इंडिया इन आर्कटिक, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इसका बैकग्राउंड के अगर बारे में बात करोगे तो इंडिया आर्कटिक जो ट्रीटी हुई थी बाय सवलबार्ड ट्रीटी 1920, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इस ट्रीटी के बाद ही इंडिया ने आर्कटिक में अपने पैर रखे थे। 2013 में जो ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला, ये एक बैकग्राउंड है इंडिया का। ये सब ट्रीटी याद रखना, सवलबार्ड ट्रीटी, आपको ओटावा डिक्लेरेशन, ये 2024 वालों के लिए भी है। क्लैट, आइलेट, सिम्बायोसिस, HM, DULLB, सबके लिए ये सब जीके इंपॉर्टेंट होता है। जब एग्जामिनर को टफ करना है ना पेपर, तो वो ऐसी ऐसी चीजें डालेगा। और ये ट्रीटी किसके, इन पेरिस बिटवीन नॉर्वे एंड द यूएस, डेनमार्क, इतने सारे कंट्रीज थे उस टाइम शामिल थे। एंड इस बार तो ब्रिटिश इंडिया वन 1920 कंसर्निंग द स्पिट्सबर्गन। स्पिट्सबर्गन लार्जेस्ट आइलैंड है सवलबार्ड आर्किपेलाजियो का, पार्ट ऑफ नॉर्वे इन द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ट्रीटी आर्कटिक ओशन में होगी ना, कभी सुना आर्कटिक ट्रीटी पैसिफिक ओशन में हो रही हो। इंडिया ने आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम इनिशिएट किया था 2007 में। और एक चीज है विच इज द इंड आर्क। इंड आर्क वाला जो टर्म है वो 2014 में आया, 2014 में आया था इंड आर्क, इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन, ठीक है। ये इंड आर्क है जो कि 2014 में आया और 2007 में इंडिया रिसर्च प्रोग्राम का पार्ट बना। और इंडिया का पहला आर्कटिक स्टेशन कौन सा है, हिमाद्री स्टेशन इज इंडियाज फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। तो ये 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंड आर्क, क्लाइमेट वाला पार्ट 2007 एंड दिस सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद इस पर्टिकुलर रीजन में हमारे पास बचता है थोड़ा सा आर्कटिक काउंसिल, और एक बार हम मैप को ओवरव्यू दे देंगे। ये रहा मैप। तो या एक बार और देख लेते हैं, रशिया ने क्या कहा कि हम आर्कटिक रीजन को अपना बनाएंगे भाई, हम फ्लैग डालेंगे वहां पे। टोटल 8 है, 6 परमानेंट, 2 नॉन इंडिजीनियस, और वो जो परमानेंट है वो इंडिजीनियस भी है। कौन कौन से आते हैं, कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, अलास्का, ये सब चीजें आ जाती है आर्कटिक सर्कल के अंदर। अलास्का वो उधर लिखा है ना, थोड़ा बहुत पार्ट तो आएगा।
फिर उसके बाद जब आगे बात करोगे इस बारे में तो इंडिया आर्कटिक काउंसिल आएगा, आर्कटिक काउंसिल की बात होगी। और जब आर्कटिक काउंसिल की बात करोगे तो 1996 वगैरह ओटावा डिक्लेरेशन ये सब। इंडिया की जब बात करोगे 1920 सवलवार ट्रीटी की बात होगी। सवलवार ट्रीटी के बाद 2007 में हम लोगों ने रिसर्च एक्सपेडिशन वगैरह करनी शुरू की और इंडिया इसका ऑब्जर्वर कब बना 2013 में। सवलवार की भी बात करोगे 2007 के बाद तो 2014 में इंडा आर्क बना और उसके बाद एक हिमाद्री रिसर्च, बस खत्म। कितना टाइम लगा, मैंने इसको एक बार बताया था और वो चीजें हो जाती है। यदि थोड़ा थोड़ा ना डिक्लेरेशन डेट्स को टाइमलाइन पे रखोगे तो याद होंगे। और ये सब मैप्स काम आते हैं, इनको देखा करो। ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ फोटो लगा दिया अच्छा लग रहा है, पीपीटी काम के लिए होता है। अब आते हैं थोड़ा सा आर्कटिक रीजन के बारे में, जो बताया था मैंने कि आर्कटिक रीजन थोड़ा सा बच रहा है बताना। तो आर्कटिक रीजन रेफर टू द रीजन अबव द आर्कटिक सर्कल, ठीक है। नॉर्थ लैटिट्यूड 66 डिग्री 34 नॉर्थ में है, which includes the Arctic Ocean with the North Pole at its center। 8 आर्कटिक स्टेट्स हैं, वही पार्ट हैं उसके काउंसिल के अभी। कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस फॉर्म द आर्कटिक काउंसिल, ठीक है। और परमानेंट 6 हैं और वो 6 ही सारा डिसीजन लेते हैं मेन। अब आते हैं एल नीनो एंड ला नीना ट्रिपल डिप। इसको जानने से पहले एक बात समझो कि सर ये एल नीनो ला नीना ट्रिपल डिप बता तो रहो, ठीक है, लेकिन ये न्यूज में क्यों? टॉपिक क्या है? एल नीनो ला नीना, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया ही है क्लैट में एक ना एक बार। और अभी चल रहा है एक ट्रिपल डिप का पार्ट। ट्रिपल डिप क्या है? मतलब वही 3 टाइम्स जो प्रॉब्लम राइज होंगे तीसरी बार लगातार। ये वाला कंडीशन जो है, ये कहा जा रहा है कि 2030 तक जो क्लाइमेट है वो चेंज करेगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब सर ये इसमें ना 2 टॉपिक्स आ जाते हैं, विच इज द एल नीनो एंड ला नीनो। सर ये फिनोमिना होता कहाँ है? साउदर्न पैसिफिक ओशन में, सिंपल, पैसिफिक ओशन का साउदर्न पार्ट। तो इसमें कुछ लिखने से बेहतर है कि चीजों को समझो तो ज्यादा फायदा करेगा। ये इमेज ब्लर थोड़ा सा दिख रहा होगा, बस मुझे इसमें कुछ दिखाना भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना जान लो। ये है इक्वेटर, बना देते हैं फिर से। ये है इक्वेटर, मतलब 0 डिग्री, ठीक है। ये रहा आपका पैसिफिक, राइट। और इसका ये साउदर्न पार्ट, मतलब साउदर्न पैसिफिक। साउदर्न पैसिफिक में ये सब सारी घटनाएं होती हैं। बट सर इसके पीछे का रीजन और एग्जैक्टली क्या है, तो इसमें जानने से के लिए हमें देखना होगा सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन कैसा होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल ईयर कैसा रहता है, ठीक है। और प्लीज डू मेक नोट्स ऑन दिस, और ग्राफ वाइज ही नोट्स बना लोगे काम हो जाएगा। देखो पहले तो कुछ रीजंस को जानो। ये साउदर्न पैसिफिक है, ये तो सब कुछ जान के स्टार्टिंग के ही इसलिए पहले क्लियर कर दिया था, ये सारी घटनाएं साउदर्न पैसिफिक में ही होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि सर इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका साउथ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चीजें बहुत काम आएंगी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोस्ट है इसे हम कहते हैं पेरुवियन कोस्ट या फिर पेरुवियन करंट। यहाँ पर जो हवाएं चलती है उसे हम कहते हैं पेरुवियन करंट। वो बहुत इफेक्ट करेगा एल नीनो को, और एल नीनो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद इधर ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है जिसे हम कहते हैं सेलेबस आइलैंड, नाम लिख देते हैं, सेलेबस आइलैंड, सेलेबस आइलैंड, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स जान लो पहले, उसके बाद चीजों को देखेंगे। देखो अगर टेम्परेचर जो है वो लो है तो प्रेशर कैसा होगा? हाई, ठीक है। टेम्परेचर लो मतलब प्रेशर हाई। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसा होगा? लो। फॉर अ टाइम बिंग ये रहा टेम्परेचर, ये रहा प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर और ये रहा प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर लो प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, मतलब कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू
प्रेशर। ये चीजें तो क्लियर है, बहुत बेसिक चीजें हैं। अब एयर का मूवमेंट देख लो या विंड का मूवमेंट। तो सर इनका जो मूवमेंट होता है ना, वो होता है आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इन 3 चीजों को याद रखना थ्रू आउट द सेशन, बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो एक कड़ी भी छोड़ोगे पूरा बर्बाद हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। तो एक तो ये वाला पार्ट, एक इससे डायरेक्टली ये पार्ट, या फिर ये याद रख लो, ये याद रख लो, और फिर एक ये वाला पार्ट, विंड फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब देखो क्या होता है, पेरुवियन करंट वाला जो पेरुवियन आइलैंड है, ये पेरुवियन रीजन है, यहां से हवाएं चलनी शुरू होती है भाई, ठीक है। यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो जब यहाँ आई, ये नॉर्मल है कंडीशन है, इसमें कोई अल नीनो ला नीना अभी नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर आई तो एक सेलेबस आइलैंड मिला, उससे ये टकरा के एक इधर निकल गई, एक नीचे आ गई, एक ऊपर गई और एक नीचे आई। तो जो नीचे आई उसे हम कहते हैं ईस्टर्न और ईस्ट ऑस्ट्रियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रियन करंट, ठीक है, इसे बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रियन करंट। अब ये ईस्ट ऑस्ट्रियन करंट है और ये क्या है, और टकराई किससे थी, सेलेबस आइलैंड से। अब जब ईस्ट ऑस्ट्रियन करंट यहां टकराई, एक उधर भी निकली ऊपर साइड पे, इसे हम कहते हैं क्रूशियो करंट। क्रूशियो करंट। और यहां पर एक फिनोमेना देखना, थोड़ी देर के लिए अल नीनो ला नीना भूल जाओ। यहां से भी एक करंट आ रही थी, ये चाइना वाले रीजन से आपको, जिसे हम कहते हैं जापान वाला रीजन से, जिसे कहते हैं ओशियो करंट। ओशियो करंट। और जब क्रूशियो और ओशियो करंट मिलती है तो उस पर्टिकुलर डायमेंशन को, इस पर्टिकुलर रीजन पे जो ये मिल रही है जापान वाले रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन जो होता है, यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटीज बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड कौन सा एरिया बनाएगा, जापान। वो ऑब्वियस है सर, क्योंकि यहाँ पर क्रूशियो और ओशियो करंट मिल रही है, एक आपको वार्म करंट, एक कोल्ड करंट मिल रही है, तो बेस्ट रीजन है सर वो फिशिंग के लिए, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ हमारा दूसरा कंडीशन, जिसे हम कहते हैं एल नीनो। एल नीनो पे आते हैं। अब एल नीनो में क्या होता है, अब देखो जैसे यहां पर से करंट निकल गई, ठीक है, तो अब यहां पर खाली हो गया ये पानी वाला रीजन, हवा है ही नहीं है, तो पेरुवियन करंट से निकल गई सारी। तो ऊपर धीरे धीरे एयर निकलना शुरू होंगी। तो एयर जब ऊपर आएगी तो यहाँ पर आपको निकलेगा, जिसे हम कहते हैं लो हाई टेम्परेचर वाला एयर आएगा, जिसे यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब ये लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया, और यहाँ पर थी वार्म, यहाँ पे हाई प्रेशर वाली करंट्स थी, यानी टेम्परेचर ठंडा हो गया। यहाँ पर कहीं बारिश हो गई, मॉइस्चर लेके गई, बीच में बारिश हो गई, फिर पेट में ठंडा हो गया। सर पे पानी डालोगे तो ठंडा होगा ना, वो ठंडा हो गया। अब जैसे ही ठंडा हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो गया। अब हाई प्रेशर जब डेवलप हुआ, हवाएं वापस गई हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। वापस से फिर होगा, एक इधर निकलेगी, एक इधर निकलेगी, फिर उधर ओशियो ओसावा बनेगा, फिर वापस वो फिशिंग ग्राउंड डेवलप हो जाएगा। जो थोड़ी ना एक ही जगह डेवलप हो फिशिंग ग्राउंड। ओशियो क्रूशियो इस तरह की कोल्ड वार्म करंट जहां जहां मिलेगी वहां बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। अब यहाँ पर जो ये चीज, अब यहाँ पर भी पेरुवियन कोस्ट है ना, तो वो भी बटेगी दो जगह में। जैसे यहाँ पर एक कोस्ट थी जिसे हम कहते थे सेलेबस आइलैंड, ठीक है, पेरुवियन कोस्ट से दो निकल गई। तो ये हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर आया, फिर यहाँ बारिश करेगी, और यही फिनोमिना बार 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 रिपीट होते जाएगा। अब रिपीट होगा तो उसे क्या बोलोगे, एनसो। एसओ मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑसिलेशन, और ये जब चीजें आपस बार बार रिपीट होते जाएंगी तो हो जाएगा एनसो, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं साउदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन हो जाएगी, इसे कहते हैं एनसो। और ये हमारा जो प्रोसेस था दैट वाज द एल नीनो एंड इट वाज द नॉर्मल। ये नॉर्मल कंडीशन में था और ये एल नीनो का रीजन था। और ये साउथ अमेरिका, पेरुवियन कोस्ट, यहाँ पर सेलेबस आइलैंड,
ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, फिर उधर से। अब एल नीनो का समझो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस। और ये चीजें याद रखना, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, ये चीजें। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चलिए अब देखते हैं सर इस पूरे पूरे एस्पेक्ट का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर क्या है, इंडिया है ना, इंडिया, और ये सारी चीजें यहां हो रही थी, ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अमेरिका, और इधर से आपका जो था आपका आइलैंड जिसे हम कहते हैं सेलेबस आइलैंड, और ये था पेरूवियन कोस्ट, ठीक है, पेरूवियन कोस्ट। अब यहाँ पे देखना वार्म ओशन सरफेस अलोंग विद द कोस्टल, ये सब सिग्निफिकेंस हो रहा है। अब इसके कारण क्या होगा, ड्रॉट एरिया क्रिएट होगा, वर्ल्ड वाइड कोरल ब्लीचिंग होगी, ड्रॉट इन ईस्टर्न, ये अफ्रीकन रीजन ऑस्ट्रेलियन रीजन में ड्रॉट होगी क्योंकि यहाँ से तो हवा निकल गई, यहाँ से हवा निकली, बारिश तो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो सूखा पड़ गया ना सर। दूसरी बार में जैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल की, तो इससे इंडिया को कोई खासा ज्यादा इफेक्ट होता नहीं। 98 में भी बहुत ज्यादा लालीना का प्रॉब्लम आया था, लेकिन इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल, वो चीजें टफ हो रही हैं, कहीं भी डाउट हो स्क्रीन रोक करके थोड़ा सा पीछे आओ, फिर वापस से आओ, कोई डाउट हो जस्ट मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। क्लियर है तो वो भी बताना कि हाँ सर क्लियर है, क्योंकि जब आप क्लियर कर रहे हैं तो बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं, ये क्लैट से एक थोड़ा सा लेवल ऊपर ही जा रहा है। ये इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है सर, ये देखो, ये इंडिया है, साउदर्न पार्ट ये आपका, ये इंडियन ओशन वाला रीजन है पूरा, एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, ये रहा ईस्टर्न, ये रहा वेस्टर्न, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं यहाँ पे कोल्ड कोल्ड ऊपर निकलेगा, ठीक है, ये बना लेगा हाई प्रेशर, फिर यहाँ से जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी यहाँ पे लो प्रेशर, तो ये पॉजिटिव बना देगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऊपर याद रखना अरावली है ना, राजस्थान वाला डेजर्ट है हमारे पास, और क्या क्या चीजें हैं ऊपर, तिब्बत प्लेट्यू है, तो वहां से करंट्स ट्रैवल करेंगी, वहां आपको हाई प्रेशर डेवलप होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करेगी, और यहाँ बारिश होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। माय बैड, ये यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हुआ, यहाँ लो प्रेशर डेवलप हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बारिश होगा इंडिया में पूरा। तो अल नीना का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे इंडिया पे, क्योंकि हमारे पास इंडियन ओशन डाइपोल है। इंडियन ओशन डाइपोल के बाद अरावली रेंज है, राजस्थान है, तिब्बत है, और यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर, सॉरी यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा, जिसके कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करेगी, यहाँ से मॉइस्चर लेके जाएगा और झमाझम बारिश। इस कारण से इंडिया को खासा इफेक्ट पड़ता नहीं है। और इंडियन ओशन डाइपोल याद रखना, इतना तक क्लियर है एल नीना। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है, विच इज द ला नीना। ला नीना में ज्यादा कुछ नहीं है, ये एल नीना ये वार्मर से रिलेटेड रहता है, क्योंकि हमेशा वार्म करंट ही ट्रैवल कर रही है इधर से उधर, तो प्रॉब्लम होता है। अब जब ला नीना आता है तो वो उसका जस्ट उल्टा है, वो कोल्ड करंट्स होता है, फिर इंडिया को बड़ा इफेक्ट होता है, उससे इंडिया फायदे करता है इंडिया को, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा आपका ला नीना का कंडीशन, ये रिटर्निंग हो रहा है सब चीज का वापस। और थोड़ा सा थियरी जान लेते हैं। टू एक्चुअल नेचर फिल्म है एल नीनो, ये क्राइस्ट चाइल्ड भी बोला जाता है इसको, एंड वाज कॉइन्ड बाय द फिशरमैन टू डिस्क्राइब द वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस, क्योंकि वहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रही है चीजें, तो गर्म गर्म होगा, सब हवाएं चलेंगी, मॉइस्चर लेके आएगा और पानी बरसेगा। एल नीनो इज द नेम गिवन टू द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन सरफेस एंड इक्वेडर एंड पेरूवियन कोस्ट, हमारा पेरूवियन कोस्ट वार्म होता है, तभी वो टेम्परेचर बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। एल नीनो इवेंट्स अकर इरेगुलर दैट 2 से 7 साल के बीच में होता है, और एवरेज है 3 से 4 साल। ला नीना इवेंट वेदर कंडीशन यूजुअली टर्न बैक टू द नॉर्मल करंट्स आती हैं इसमें, अब टर्न बैक नॉर्मल होगा। However, in some years, the trade winds can become extremely strong and abnormal accumulation of cold water can occur in the central eastern Pacific. This is everyone called the La Nina. ये ठंड वाला बहुत मतलब ओकेजनली नहीं होता है, बहुत रेयर केस पे रहता है, लेकिन ला नीना के बाद सभी कंडीशंस नॉर्मल हो जाती है। और एल नीनो को याद रखना, उसमें करंट्स वीक होती हैं, ठीक है, इसलिए और ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं कर पाता वो। और पेरूवियन करंट थोड़ा सा उसको हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे जेट स्ट्रीम्स भी हैं तो वो भी हेल्प करते हैं।
आई गेस कि इस टॉपिक को क्लियर कर दिया मैंने, और कोई भी डाउट हो तो एक बार प्लीज मेंशन कर देना। आगे है पाकिस्तान पीएम एक्स स्पाई मास्टर असीम मुनीर, ये नए आर्मी चीफ बने हैं, तो इनको देख लेना एक बार, ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, बस एटलीस्ट याद रखना कि कौन है। अनवर इब्राहिम बने हैं मलेशिया के आपके प्राइम मिनिस्टर, 5 डे पॉलिटिकल ये खत्म हुआ। और अ वर्ड ऑफ एडवाइस ऑन द ओटीटी एंड, ये प्लीज पढ़ लेना, ओटीटी एंड ड्राफ्ट। एंड लास्ट इज चाइल्ड मैरिज रियर्स अगली हेड इन द राजस्थान। इतना फंटास्टिक आर्टिकल लिखा है चाइल्ड मैरिज और कोविड पे, व्हेन आई वाज रीडिंग आई एक्चुअली डिडंट वांटेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि ये आर्टिकल एंड हो। इतना प्यारा आर्टिकल लिखा है, जस्ट गो विद इट, गो विद द फ्लो, ये फ्लो के साथ ले जाएगा तुम्हें यार। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इनकम्बेंट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड इन विच ईयर द एडवोकेट्स एक्ट, ये ऐसे क्वेश्चंस आईलेट डाल सकता है क्योंकि आपका एनजेक वाला इशू चल रहा है। थर्ड, इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग मिसाइल्स बाय विच ईयर, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बताना कब है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन द जीसीसी, ये अभी जस्ट देखा है, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन मेंशन करो, एंड इफ यू हैव जस्ट क्लियर द टॉपिक कि एल नीनो ला नीना इट वाज अ क्रिटिकल टॉपिक, ना क्लियर हो, एक दो बार वीडियो देखो, वो क्लियर हो जाएगा, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।